नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए नॉन स्टॉप टेस्ट नंबर 21। जी हाँ दोस्तों, ये जो टेस्ट नंबर आप 21 देख रहे हैं, इसका टेस्ट जो है पिछले दिन हुई थी, उसी का आज क्या है कि डिस्कशन कराने वाले हैं। प्लस इस टेस्ट में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उन सभी का स्कोर कार्ड हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो दोस्त अगर आप भी एनटीपीसी या ग्रुप डी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त जीके जीएस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां से आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहीं पे आपको जीके जीएस के लिए क्या होगा कि प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा, डिस्कशन जो होता है सो। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि आप अगर टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि चलिए हम भी टेस्ट देना चाहते हैं, तो दोस्त आप भी टेस्ट दे सकते हैं। कैसे टेस्ट दे सकते हैं ये आपको हम लास्ट में बता देंगे, लास्ट तक के बने रहिएगा। ठीक है, देखिए टेस्ट के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं कि आखिर टेस्ट इसमें होता क्या है। देखिए टेस्ट में होता क्या है कि जीके जीएस से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जिसमें स्टैटिक जीके के क्या होते हैं कि 20 क्वेश्चन डाले जाते हैं, जनरल नॉलेज जीके होते हैं उसके, और जनरल साइंस यानी कि जीएस के 20 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि टोटल देखा जाए तो 40 क्वेश्चन आपको जो है प्रत्येक दिन प्रोवाइड कराई जाती है टेस्ट में। ठीक है, 40 क्वेश्चन, उस 40 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट का टाइम होता है। 10 मिनट में आपको टेस्ट क्या होता है कि सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, और उसका डिस्कशन जो है अगले दिन हम आपको यहीं पे दिखाते हैं। एप्लीकेशन पे टेस्ट होता है, ये आपको लास्ट में आपको बता देंगे कि एप्लीकेशन कौन सा है, कहां से आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल क्या कर लेते हैं कि 21 में जितने भी क्वेश्चंस डाले गए हैं उसको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए दोस्त बने रहिएगा अंत तक के। अगर टेस्ट आप नहीं दे रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से देख करके दोस्त अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितने पानी में है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका। देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि जीएस यानी कि जनरल साइंस के क्वेश्चन को हम डिस्कस करा देते हैं। फिर उसके बाद जो है स्टैटिक जीके यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को हम आपको डिस्कस करा देंगे। ठीक है, देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता देते हैं। देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा नियम जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित है, ये हमें जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए बताइए कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से कौन संबंधित है। ठीक है, देखिए आप लोग जानते होइएगा कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव क्या होता है, जूल्स का लॉ होता है। किसका? जूल्स का नियम होता है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि जूल्स के नियम ही क्या होता है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित होता है। इसमें होता क्या है तो जूल्स के लॉ पढ़े होइएगा। जूल्स के लॉ में क्या होता है, उष्मा जो होता है वो जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसके वर्ग के समानुपाती होती है। वर्ग के समानुपाती, टेम्परेचर जो होता है उसका समानुपाती होता है, प्रतिरोध होता है उसका समानुपाती होता है। यानी अगर देख लिया जाए तो H बराबर जो होता है क्या होता है, I स्क्वायर आर टी, यही ना होता है। H बराबर I स्क्वायर आर टी। H क्या है, यहाँ की हीट है, उष्मा है। तो उष्मा विद्युत धारा जो जितना भी प्रवाहित होगा उसका वर्ग करेंगे, उससे क्या होता है कि ये उष्मा जो है क्या होता है कि संबंधित रखता है। ठीक है, धारा प्रवाहित करने पे रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, रेजिस्टेंस से टेम्परेचर बनता है, टेम्परेचर से हीट उत्पन्न होता है। तो ये चीजें है आपका जूल्स के नियम से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। बाकी ओम्स का लॉ तो आप लोग पढ़े होइएगा, ओम्स का लॉ पढ़े होइए, V बराबर I इंटू आर, भी समानुपाती I होता है ना, तो मतलब जितना वोल्टेज होता है उतना धारा होता है, प्रवाहित होते रहता है, तो वो होता है। उसके कांस्टेंट हटा देते तो आर रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। बाकी फैराडे का नियम भी पढ़े होइएगा, फैराडे के नियम इलेक्ट्रोलाइटिस पे पढ़े होइएगा ना, वो फैराडे के नियम से संबंधित रहता है। ठीक है, बाकी न्यूटन्स का नियम, न्यूटन्स के नियम आप लोग पढ़े होइएगा, न्यूटन्स के गति के नियम, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, तो वो अलग है, गति के नियम से संबंधित रखता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त। इस सभी से क्वेश्चन क्या होते हैं कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो है अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और इस सब का पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है, जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा, वहीं से आपको ये पीडीएफ आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं टेस्ट का। देख लीजिए, ये सेकेंड नंबर आपको क्वेश्चन दे दिया है कि एक विश्राम अवस्था में स्थिर पिंड में कहता है कि क्या हो सकता है। मान लीजिए कि कोई बॉडी है, कोई वस्तु है, स्थिर अवस्था में गति नहीं कर रही है, तो उसमें आखिर क्या हो सकती है ये हमें जानना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक आराम से मार सकते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए पहला नंबर तो कहता है कि चाल, स्पीड, कोई स्थिर वस्तु है क्या उसमें स्पीड हो सकता है, इंपॉसिबल, हो ही नहीं सकता है स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी उसमें हो ही नहीं सकता है। दूसरा जो कह रहा है ये वेलोसिटी, इसमें हो ही नहीं सकता है। तीसरी नंबर जान लीजिए कि संवेग, संवेग भी नहीं होगा। संवेग क्या होता है, P बराबर m इंटू भी होता है। जब तक वेलोसिटी नहीं होगा तब तक उसमें संवेग होगा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें होगा नहीं, होगा कौन, तो ये फोर्थ नंबर ऊर्जा यानी कि एनर्जी हो सकता है। अब कहिए कि एनर्जी कैसे होगा, बिल्कुल एनर्जी होगा। एनर्जी दो तरह के होते हैं आपको पता ही है, एक तो गतिज ऊर्जा होता है, एक तो स्थितिज ऊर्जा होता है। तो किसी भी बॉडी के गति करने के कारण जो गति ऊर्जा प्राप्त होती है वो तो गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो वस्तु यहां तो क्या है, स्थिर अवस्था में, तो गति वाला तो ऊर्जा होगा नहीं, उसमें होगा कौन सा, स्थिर स्थितिज ऊर्जा होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्योंकि स्थिर रहने के कारण, अपने पोजीशन में बने रहने के कारण जो एनर्जी उसे क्या होती है कि मिलती रहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो जो स्थिर वस्तु है उसमें क्या होगा कि आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये फोर्थ नंबर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं।
देख लीजिए, ये मेंडलीफ के बारे में कहा गया कि मेंडलीफ अपनी तालिका में कहता है कि निम्नलिखित में से किस तत्व को सही स्थान देना भूल गए थे या नहीं दे पाए थे, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अगर हम बता दें कि मेंडलीफ साहब ने किस तत्व को सही स्थान नहीं दे पाए थे, देखिए हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए थे। क्यों? जान लीजिए कि हाइड्रोजन का क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि एक होता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं एक होता है, हीलियम का एक होता है, या क्लोरीन का एक होता है, या फ्लोरीन का एक होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिएगा तो जितने हाइड्रोजनिक ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, तत्व होते हैं, उन सभी के बाहरी इलेक्ट्रॉन्स में कितने होते हैं कि एक होते हैं। इसलिए क्या था कि वो कंफ्यूज हो गए थे और इस चीज को जो है क्या किए थे कि हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए थे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। ठीक है, तो हाइड्रोजन आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए थे। ठीक है, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको टेस्ट का बता देते हैं। देख लीजिए, ये अगला क्वेश्चन दे दिया कि समुद्र तल पर कहता है वायुमंडलीय दाब डैश एटीएम के बराबर होता है। तो समुद्र तल से जो है वायुमंडलीय दाब कितना एटीएम होता है ये जानना है। देखिए अगर पढ़े होइएगा तो आपको पता ही होगा कि समुद्र तल से जो होता है क्या होता है कि ऊंचाई मापी जाती है। कहीं भी आप रेलवे स्टेशन पे चले जाइएगा तो समुद्र तल से लिखा होता है कि ऊंचाई, तो वो समुद्र तल से वायुमंडलीय दाब की ऊंचाई कितनी होती है? वायुमंडलीय दाब जो होती है वो 1 होती है। समुद्र तल से वायुमंडलीय दाब ध्यान रखिएगा कितना 1 होती है। ये आपका सेकेंड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि 1 होता है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर आपका आंसर अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। ये देख लीजिए, ऊर्ध्वपातन कहता है, ऊर्ध्वपातन जो है वो किस में हो सकता है ये हमें जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि इसमें से ऊर्ध्वपातन कौन गुजर सकता है, कौन ऊर्ध्वपातन को दिखा सकता है। जो हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं ना, वो ऊर्ध्वपातन तो पहले समझ लीजिए। वैसे तो बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? मान लीजिए कि कोई ठोस वस्तु है, ठीक है, और उसको आप गर्म कीजिएगा, तो जैसे कि गर्म कीजिएगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे पहले लिक्विड फॉर्म में आता है, फिर लिक्विड को आप गर्म कीजिएगा तो वो क्या होता है कि गैस में आ जाता है। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि द्रव वाली अवस्था जो होती है, सेकेंड वाली स्टेज, वो नहीं आती है। किसी भी ठोस वस्तु को गर्म कीजिएगा तो वो द्रव में ना आकर के क्या होता है कि डायरेक्ट गैस में आ जाता है। ठीक है, तो उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कपूर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। कभी कभी आपको पूछ देगा ये चीजें, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन जो है ऊर्ध्वपातन को दिखाता है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन दे दिया, कपूर भी दे सकता है, लेकिन इस ऑप्शन में आपको कपूर नहीं दिया गया है। अमोनियम क्लोराइड आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्या होता है कि ठोस अवस्था में होता है। जब इसको आप गर्म कीजिएगा ना तो ये लिक्विड अवस्था में नहीं आएगा, डायरेक्ट जो है गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो ये क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड आपका क्या होता है कि ऊर्ध्वपातन को दिखाता है। गैसीय फॉर्म को जब ठंडा कीजिएगा तो ये द्रव में ना करके डायरेक्ट ठोस में आता है। उसी तरह से कपूर में भी आता है। ऐसे बहुत सारे आपको जो है मटेरियल देखने के लिए मिलेगा जो ऊर्ध्वपातन के गुण को दिखाता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है सवाल जो है इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए कि कोई धातु है, उसे पीट करके क्या करते हैं कि चादर बना देते हैं। तो पीटते हैं तो क्या होता है, धातु का फैलाव होता है, फैलाव होने से ही ना वो चादर बनता है। तो वो चादर बनता है तो वो किस गुण के कारण चादर बनता है, या चादर बनना क्या कहलाता है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि क्या कहलाएगा। जो पीट पीट करके हम लोहे को, चदरे को बना देते हैं, फैला करके चादर बना देते हैं, वो क्या कहलाता है? देखिए वो कहलाता है मिएबिलिटी। क्या कहलाता है? मिएबिलिटी। ध्यान रखिएगा, ये आपका सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा। मिएबिलिटी मतलब कि एक तरह से कहिए कि धातु में क्या होता है कि वो फैलाव का यानी कि आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है धातु में, जिसकी वजह से हम उसे पीट पीट करके क्या करते हैं कि चादर के रूप में बना देते हैं। अगर आघात वर्धनीयता का गुण अगर उसमें नहीं पाया जाता तो ये चीजें जान लीजिए कि जैसे ही पीटते धातु को वैसे ही चकनाचूर हो जाता। ठीक है, तो उसी गुण के कारण मिएबिलिटी के वजह से ही क्या होता है कि वह चादर के रूप में आ जाता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आपको ये चीजें भी दे देगा कि धातु को लमार करके तार बना देते हैं, तो तार किस वजह से बनता है? तो उसमें तन्यता का गुण होता है, धातु में तन्यता का गुण होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम उसे तार बना पाते हैं। ठीक है, तो इस सबको ध्यान में रखिएगा दोस्त, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है, लेकिन चलिए हम दिखा देते हैं कि शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल जो होता है ना तो उदासीन होता है, ना उदासीन कहते हैं, ना तो क्षारीय होता है, ना तो अम्लीय होता है। शुद्ध जल क्या होता है कि उदासीन होता है, बीच के वैल्यू होता है 7 जो होता है। सो ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि शुद्ध जल से कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता है, करंट प्रवाहित नहीं हो सकता है। तो ये शुद्ध जल जो होता है उससे करंट प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि यह शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर होता है। ठीक है, प्योर वाटर होता है, इससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि इसमें लवण खनिज लवण उपस्थित होता ही नहीं है। तो जिसमें लवण खनिज उपस्थित नहीं होगा उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा नहीं, या जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट जो होगा वो फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं।
देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन जानना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संयोजी उत्तक नहीं है। ठीक है, देखिए संयोजी उत्तक कौन सा नहीं है ये हमें जाना है, कंजेक्टिव जो है टिश्यूज कहता है। देखिए इसमें संयोजी उत्तक कौन सा नहीं है दोस्त, आपका करेक्ट आंसर बताते हैं, ये सेकेंड नंबर। ये मांसपेशी उत्तक जो होता है ये क्या होता है कि आपका संयोजी उत्तक नहीं होता है, ये पेशी उत्तक होता है। मांसपेशी जो शरीर में हम देखते हैं ये क्या होता है कि पेशी उत्तक होता है, इसी से क्या होता है कि पेशीय बल भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये संयोजी उत्तक के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं, ये हमें जाना है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्रह्मांड में क्या है कि बहुत सारे पार्टिकल्स है। अब प्रत्येक पार्टिकल्स यानी कण जो होते हैं एक दूसरे कण को क्या करते हैं कि एक बल से क्या करते हैं कि आकर्षित करते हैं। ठीक है, वो आकर्षित करते हैं तो वो आकर्षण बल जो होता है वो क्या कहलाता है दोस्त, वो जो कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो है पृथ्वी पर खींची चली आती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था, न्यूटन साहब ने किए थे, इसको ध्यान में रखिएगा। जो जी का मान उन्होंने भी दिया था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया था। ठीक है, या न्यूटन कहिए उसको। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति इससे अधिक होती है, तो किससे अधिक होती है ये हमें जाना। अल्ट्रासोनिक कहने का मतलब क्या होता है, प्राश्रव्य ध्वनि कहिए एक तरह से, है ना, प्राश्रव्य ध्वनि कहिए, अल्ट्रासोनिक जो होता है सो। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि का रेंज क्या होता है ये हमें जाना है, इसमें से किससे अधिक होता है। देखिए एक तो श्रव्य ध्वनि होता है, एक अश्रव्य ध्वनि होता है, एक प्राश्रव्य ध्वनि होता है। ठीक है, अश्रव्य ध्वनि जो होता है या श्रव्य ध्वनि कहिए, श्रव्य ध्वनि का रेंज क्या होता है, श्रव्य ध्वनि मतलब जिसे मानव कान क्या करे कि सुन सकते, तो सुनने वाला जो ध्वनि का रेंज होता है वो कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, जिसे मनुष्य सुन सकता है आसानी से। पूछा जाता है ये क्वेश्चन। दूसरी चीजें अश्रव्य ध्वनि होती है, क्या होती है, अश्रव्य ध्वनि। अश्रव्य ध्वनि में क्या होता है कि 20,000 के नीचे जो ध्वनि का रेंज होता है वो अश्रव्य ध्वनि होती है, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो उसका यूज करते हैं सुनने में। ठीक है, और ये अल्ट्रासोनिक कहता है ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि होती है। क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि होता है, वही अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहलाता है। तो ये क्या होगा आपका कि ये सेकेंड नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक या प्राश्रव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं। इसका यूज जो है चमगादड़ करते हैं। चमगादड़ जो है जान लीजिए रात में उड़ता है तो इसी ध्वनि का क्या करता है, ये इस्तेमाल करता है। ठीक है, अपने रास्ते में आने वाले जो शिकार होता है उसी को पकड़ने के लिए या रास्ते में जो बाधा आता है उसको डिटेक्ट करने के लिए इस ध्वनि का इस्तेमाल करता है चमगादड़। ठीक है, पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि हाइपरमेट्रोपिया के स्थिति में कहता है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये मुझे जानना है। देखिए मेट्रोपिया पूछा जाता है। मेट्रोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। क्या होता है, दूरदृष्टि दोष कहिए या दीर्घ दृष्टि दोष कहिए। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। तो दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष में होता क्या है, प्रतिबिंब आपका कहां बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। कहां बनता है, रेटिना के पीछे आपका प्रतिबिंब बनता है। हाइपरमेट्रोपिया कहिए या दूरदृष्टि दोष कहिए या दीर्घ दृष्टि दोष कहिए। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि करेक्ट होगा। ये रेटिना के पीछे तो बनेगा ही प्रतिबिंब। अब ये चीजें जान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि इसका रेटिना पर प्रतिबिंब बनाना है तो हम किस प्रकार का लेंस का यूज करेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि उत्तल लेंस का यूज कर लेते हैं। क्या करते हैं, चश्मे के रूप में क्या करते हैं, उत्तल लेंस का यूज कर लेते हैं दीर्घ दृष्टि दोष में। दीर्घ दृष्टि दोष में होता क्या है कि दूर की वस्तु को आपको स्पष्ट देख पाइएगा, लेकिन नजदीक की वस्तु को आप क्या कीजिएगा कि नहीं देख पाइएगा। इसके लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। उत्तल लेंस का यूज करने पर रेटिना के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस जो है रेटिना पर बनने लगता है, फिर हम वस्तु को स्पष्ट नजदीक का दूर दोनों देख पाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें फोकस लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, नेत्रगोलक छोटा हो जाता है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि मनुष्य में टेस्टोस्टेरोन जो है उत्पाद होता है, तो इसमें से किसमें जो है मनुष्य में टेस्टोस्टेरोन जो है स्त्राव होता है, ये जाना। देखिए मनुष्य के टेस्टोस्टेरोन जो स्त्राव होता है वो किससे होता है, वृषण से होता है, अंडकोश से होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि वृषण से स्त्राव होते रहता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लिया। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि मनुष्य जो बच्चे होते हैं तो बच्चों का जो है लिंग निर्धारण किया जाता है, वो किससे लिंग निर्धारण होता है ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए बच्चों का लिंग निर्धारण दोस्त किससे किया जाता है, पिता के गुणसूत्र से, पिता के क्रोमोसोम से, फादर के क्रोमोसोम से क्या होता है कि बच्चों का लिंग निर्धारण होता है कि बच्चा पुरुष होगा या महिला होगा। ठीक है, मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो मैंने ये चीजें बताई है
कि बच्चों का लिंग निर्धारण किससे किया जाता है? पिता के क्रोमोसोम से, फादर के क्रोमोसोम से किया जाता है, ठीक है। क्योंकि महिला में क्या होता है, क्रोमोसोम आपको पता ही है कि XX होता है और पुरुष में क्या होता है कि XY होता है। तो पुरुष के क्रोमोसोम से ही जो है ये पता लगाई जाती है कि आने वाला बच्चा जो होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सेकेंड नंबर होगा, पिता, ठीक है। इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन ये चीजें दे दिया है कि मान लीजिए कि अगर द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो उसके घनत्व पर क्या असर पड़ेगा, ये हमें जानना है, ठीक है। तो द्रव्यमान को अगर आप गुना कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं, तो उसका घनत्व क्या होगा दोस्त? घनत्व भी क्या होगा कि उसका 2 गुना होगा, ठीक है, 2 गुना हो जाएगा। ये कैसे होगा? क्योंकि घनत्व का फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है घनत्व का फॉर्मूला? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व का। तो जैसी घनत्व को दोगुना कीजिएगा या द्रव्यमान को दोगुना कीजिएगा, वैसी घनत्व भी क्या आपका क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। आयतन क्या होता है कि स्थिर होता है, आयतन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। जिसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। खांसी बहुत हो गया है। अगले नंबर देख लीजिए। अगला नंबर तो दिखा देते हैं क्वेश्चन कि दो पिंडों के बीच दो पिंडों के बीच कहता है कि बल जो होता है वो सदैव कितने होते हैं, ये हमें जानना है। देखिए 2 पिंड है, अगर मान लीजिए कि इस तरह से बल लगाते हैं तो बल लगाएंगे तो क्या होगा? ये पिंड इस ओर बल लगाएगा, ये पिंड इस ओर बल लगाएगा, दोनों जो है क्या होगा कि बराबर बल लगेगा, एक दूसरे के विपरीत में बल लगेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बोर्ड है, हम धक्का दे रहे हैं तो जितना फोर्स हम इधर लगा रहे हैं उतना ही फोर्स क्या है कि इधर ये भी लगा रहा है, तो दोनों विपरीत लगाते हैं और समान बल लगाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है इसमें। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन दिया, अगला नंबर ये क्वेश्चन दिया कि किसी पिंड पर कहता है एक समान बल लगाने पर कहता है कि उसका एक समान गति से अगर चलता है तो इसमें क्या हो सकता है। देखिए किसी भी पिंड पर अगर बल लगा रहे हैं, समान बल लगा रहे हैं और वह समान गति से चल रहा है तो जान लीजिए कि उसमें भी एक समान त्वरण उत्पन्न होगा। क्या होगा? एक समान त्वरण से भी वो क्या होगा कि चलता रहेगा। इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका क्या होगा? 4th नंबर आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा सबसे शुद्ध रूप है, ये हमें जानना है, ठीक है। तो इस चारों ऑप्शनों में से देखिए, बता दीजिए कि सबसे शुद्धतम रूप इसमें से कौन सा है। देखिए सबसे शुद्धतम रूप अगर देखा जाता है, आपको बताते हैं कि कौन सा होगा। कौन सा होगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहते हैं डायमंड, मतलब हीरा। हीरा क्या है कि सबसे शुद्धतम रूप है। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या होता है कि प्रवाहित नहीं होती है। ये कार्बन का ही क्या होता है कि अप्रूफ होता है, ठीक है। ग्रेफाइट, हीरा जो हो गया या लकड़ी का कोयला कहिए, ये सब क्या होता है कि कार्बन का ही अप्रूफ है, जिसमें शुद्धतम रूप जो है आपका ग्रेफाइट हीरा है। क्या है? हीरा, यानी डायमंड जो है वो शुद्धतम रूप माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला को देखिए क्वेश्चन। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि सापेक्षता की किस माध्यम में अपवर्तनांक कहता है कि क्या होगा। तो किसी सापेक्षता का अपवर्तनांक जो होता है वो हमेशा क्या होता है? हमेशा अपवर्तनांक ये चीजें जान लीजिए कि आपका 1 से अधिक होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक हमेशा 1 से अधिक होता है, ठीक है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? आप लोग जानते होइएगा कि प्रकाश में चाल बटे जिस माध्यम में प्रकाश चल रही है उसका जो है वो चाल होता है 100, ठीक है। जल में निकालना है, जिसमें निकालना है उसमें, तो वो अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक का मान निकालिएगा तो हमेशा 1 से क्या होगा कि आपको बड़ा दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए कि निर्वात में सापेक्षता का अपवर्तनांक अगर निकालिएगा तो 1.33 होता है, तो हमेशा 1 से क्या होता है कि बड़ा होता है। इसको ध्यान में रखना है। ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि जब किसी तार से क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिमान कण क्या होते हैं, ये हमें जानना है, ठीक है। इन चारों में से देखिए बता दीजिए। देखिए जब भी किसी वायर से आप करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रवाहित कीजिएगा तो उसमें गतिमान कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। बिना इलेक्ट्रॉन के गति के क्या होता है कि आपका करंट उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आपका गतिमान होता है जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होगा तब। जब विद्युत धारा अगर प्रवाहित नहीं हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स का चालन नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का चालन होने से क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन का चालन होता है। चलिए अगला नंबर देखिए, जूल बटे का दिया है कि कूलम किसका जो है मान होता है, ये हमें जाना। देखिए जूल बटे कूलम जो होता है ये वोल्ट का होता है। किसका? वोल्ट का होता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप पढ़े होइएगा वोल्ट में कि इकाई आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है कि विभवांतर होता है। विभवांतर को V से सूचित करते हैं। V बराबर जो है W/Q होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे आपके जो जीएस से थे, यानी कि जनरल साइंस से थे, ठीक है। अब यहां से क्या करता है कि स्टैटिक जीके यानी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को हम बताते चलते हैं जो टेस्ट में दिए गए हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि आप लोगों को हम
ये चीजें बता देंगे कि आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कहां से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, जिस वजह से वीडियो आप लोगों का क्या था कि नहीं आ रहा था। ठीक है, लेकिन अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी हम आपके लिए क्या कहिए कि वीडियो लेकर क्या है कि गैप ना हो, थोड़ा थोड़ा करके क्या करें कि आप लोगों को जो है कंप्लीट कराते चले टेस्ट का जो भी डिस्कशन है वो। ठीक है, तो जैसे मेरा हेल्थ क्या होगा कि सही हो जाएगा, हम आपके लिए जो है कंटिन्यू फिर जो है दिन रात एक मेहनत करके लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए अभी क्या करते हैं कि स्टैटिक जीके यानी कि जनरल नॉलेज से जितने भी क्वेश्चन है उसको हम एक एक करके देख लेते हैं, बने रहिएगा अंत तक के। लास्ट में आपको बता देंगे कि आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। देखिएगा इसका क्वेश्चन बता देते हैं, देख लीजिए। ये है आपका क्या है कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो म्यांमार के सीमा से कनेक्टेड नहीं है, मतलब म्यांमार के सीमा से साझा नहीं करती है, ये हमें जानना है। देख लीजिए इन चारों में से ऑप्शन बता दीजिए। ठीक है, कौन नहीं करता है? असम नहीं करता है, असम बिल्कुल साइड में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर जैसा बिल्कुल करेक्ट होगा। असम का सीमा जो होता है वो म्यांमार यानी कि बर्मा से कनेक्टेड नहीं होता है। बाकी आप देख लीजिएगा इन चारों का सीमा जो है आपका म्यांमार से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जुड़ा है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि अनुसूचित बैंकों का पंजीकरण कहता है कि कौन करता है, ये हमें जाना है। देखिए बैंकों का पंजीकरण जो भी हो, बैंकों का रजिस्ट्रेशन कौन करता है? आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई। इसको ध्यान में रखिएगा, ये सेकंड नंबर। जितने भी बैंक है वो सबका रजिस्ट्रेशन आरबीआई ही करेगा, चाहे कोई भी बैंक हो, कोई भी बैंक नया कोई भी बैंक आ जाए, सबका रजिस्ट्रेशन आरबीआई ही करेगा। उसी से आपको क्या करना पड़ेगा? पंजीकरण कराना पड़ेगा। ठीक है, सेबी क्या होता है? सेबी एक तरह का मतलब कि एक्सचेंज कहिए कि स्टॉक एक्सचेंज होता है, जैसे ये म्यूचुअल फंड हो गया ना, उस तरह का एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। बाकी फाइनेंस मिनिस्टर आपको पता है कि वित्त मंत्रालय होता है, जो सभी वित्तीय जो भी स्थिति होती है उसको देखरेख करने का काम करता है। ठीक है, एसबीआई बैंक का नाम है, जो भारतीय स्टेट बैंक हम लोग कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसका बैंक है। बैंक ये काम क्या करता है? ऋण देने का काम करता है, जमा राशि लेने का भी काम करता है, तो ये बैंक का काम होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला दिखाते हैं। अगला नंबर ये क्वेश्चन देख लीजिए, कह दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, ये हमें जाना है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता आप अगर पढ़े होइएगा तो आपको पता ही होगा कि सिंधु घाटी में जो लिपि लिखी गई थी वो अभी तक के पढ़ी नहीं गई है, मतलब अपठित लिपि है एक तरह से। क्यों है थोड़ा सा ये भी बता देते हैं। ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट है। वैसे तो आप लोग पढ़े होइएगा लुसेंट से कि अपठित लिपि है, उसे पढ़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि जान लीजिए उस पे जो लिपि लिखी गई है ना, वो क्या है कि चित्र के रूप में लिखी गई है, फोटो के रूप में लिखी गई है जो भी लिपि है, इसलिए उसे अभी तक के जो है पढ़ी नहीं गई है। 400 से 600 जो है उसमें जो है आपको चित्र जो है चिन्ह दिया गया है। ठीक है, जैसे आपको एबीसीडी करके 26 अक्षर होते हैं ना, उसी तरह से 400 से 600 उसका जो है तस्वीर फोटो उसमें दी गई है, उसी से लिखी गई है। उसका लिपि जो है होता था क्या कि दाएं से बाएं ओर जो है लिखी जाती थी। ठीक है, इसलिए अस्य जो है इसे अभी तक की जो है पढ़ी नहीं गई है। अपठित जो है इसको क्या कहते हैं कि लिपि कहते हैं। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कहता है कि किस शहर में एक से अधिक जो है रेलवे जोन मुख्यालय, ये हमें जानना है। देखिए भारत के किस शहर में एक से अधिक जो है रेलवे जोन का मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलेगा, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए पहला नंबर तक देख लीजिए मुंबई। मुंबई में अभी आपको जो है एक से अधिक जो है जोन देखने के मिलेगा, मतलब 2 जोन मुंबई में देखने के लिए मिलेगा। इसमें तो देखने के लिए मिलेगा, प्लस कोलकाता में भी, मतलब कि मुंबई और कोलकाता है दोनों में क्या होगा कि 2-2 जो है जोन जो है आपको देखने के लिए मिलता है। कौन कौन सा जोन है ये थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप चले जाइए कोलकाता में, तो कोलकाता में आपको जो है पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे जो है दोनों जोन आपको देखने के लिए मिलेगा कोलकाता में जाइएगा। तो अगर आप मुंबई में चले जाते हैं तो मुंबई में भी 2 जोन आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। एक तो मध्य रेलवे देखने के लिए मिलेगा, एक जो है पश्चिम जो है रेलवे देखने के लिए मिलेगा। तो दोनों जो जोन जो है मुंबई में आपको देखने के मिलेगा। ठीक है, तो ये मुंबई और जो है ये कोलकाता दोनों में जो है क्या है कि 2-2 जो है जोन देखने के लिए मिलता है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि भारत लौह अयस्क का निर्यात जो है मुख्य रूप से करता है, तो किसे करता है ये हमें जाना है। निर्यात मतलब क्या? भारत से दूसरे देश में जो है लौह अयस्क जाता है, तो वो किस देश में जाता है सबसे ज्यादा, ये हमें जानना है। तो इन चारों में से देख लीजिए, बता दीजिए। आपका करेक्ट आंसर होगा जापान। क्या है? जापान। जापान में क्या होता है कि अयस्क का लौह अयस्क का जो है निर्यात भारत से ज्यादा होता है। ठीक है, जापान सबसे ज्यादा आयात कराता है भारत से लौह अयस्क। अब ये चीजें थोड़ा सा जान लीजिए कि कभी कभी आपको ये भी दे देगा कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात कर लेते हैं तो किसमें जो है सबसे ज्यादा जो है लौह अयस्क का जो निर्यात कहां से होता है, तो मध्य एशिया जानते हैं आप, अपना एशिया जो है, एशिया सबसे जो है बड़ा जो है कहिए कि लौह अयस्क का जो है भंडार माना जाता है।
ठीक है, एशिया जो है सो वही से सारे जो है जगह पे ये चीजें जाता है। वैसे अगर अपनी मान लीजिए कि वर्ल्ड की अगर बात कर लेते हैं देश में, तो भारत जो है सबसे ज्यादा जो है अयस्क का भंडार काफी प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, अब भारत में जो अयस्क है वो सबसे ज्यादा किस अयस्क का जो है निर्यात करने का काम करता है? तो एक लोहा का जो अयस्क कौन कौन को होता है? एक तो हेमाटाइट होता है, एक जो है मैग्नेटाइट, एक ये मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, सिडेराइट। तो ये चीजें हेमाटाइट और मैग्नेटाइट का जो है निर्यात सबसे ज्यादा करने के लिए मिलता है, भारत जो करता है सो। ठीक है, कच्चे लोहे का भी उत्पादन जो है सबसे ज्यादा कौन से राज्य करता है? उड़ीसा करता है, कच्चे लोहे का सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा आपको जो है भंडार आपको लो अयस्क का वैसे दिखने के लिए मिलेगा तो कर्नाटक में चले जाइएगा, वहां भी आपको सबसे ज्यादा दिखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कथा कौन सी भारतीय दवा की उत्पत्ति से संबंधित है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए भारतीय दवा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है, ये हमें जानना है। देखिए अर्थववेद, कौन सा है? अर्थववेद। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। अर्थववेद जो है प्राकृतिक चिकित्सा के लिए सबसे पुरानी जानी जाती है और ये इसका सबसे स्रोत माना भी जाता है। ठीक है, अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो है प्रतीक क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, आरबीआई को अगर आप ध्यान से देखिएगा या सर्च कीजिएगा आरबीआई का, तो आपको सबसे प्रतीक उसका चिन्ह क्या दिखने के लिए मिलेगा? एक तार का पेड़, उसके नीचे बाघ, तार का पेड़ और बाघ, ये इसका क्या है कि आरबीआई का एक प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये अब ये चीजें जान लीजिए कि ये तो ब्रिटिश काल में ही क्या हुआ था कि यह चिन्ह लिया गया था। ये ब्रिटिश काल में ही जो है आरबीआई के जो है क्या किया था कि इसको चिन्ह के लिया गया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी समय की बातें बता रहे हैं, उसी समय यह प्रतीक लिया गया था। लेकिन यह प्रतीक जो है जल्दीबाजी में लिया गया था। उस समय प्रतीक में जो लिया गया था ये तार का पेड़ तो था ही। दूसरी ये चीज जान लीजिए कि बाघ की जगह शेर था, लेकिन बाद में उसको शेर को चेंज करके बाघ को रख दिया गया, क्योंकि भारत का अपना जो है राष्ट्रीय प्रतीक क्या था? शेर था, बाघ था, इसलिए शेर को चेंज करके बाघ को रख दिया गया था। ठीक है, तो जल्दीबाजी में यह डिसीजन लिया गया था कि चलो ये प्रतीक बना दिया जाए। अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि पीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, ये हमें जाना है। तो पीली क्रांति आपको पता ही है किससे है? तेल से संबंधित होता है या तेल के बीज से संबंधित होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, जिससे तेल उत्पन्न होता है। तो ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि तेल के बीज से संबंधित होगा पीली क्रांति। जैसे कि मान लीजिए कि तेल में कौन कौन सा आ गया, जैसे कि सरसों आ गया और मूंग भी कह दीजिए एक तरह से, या सूर्यमुखी कह दीजिए, जिससे भी तेल निकलता है वो सभी क्या होता है कि पीली क्रांति के अंतर्गत आता है। पीली क्रांति का कहने मतलब कि इसका मकसद क्या है? पीली क्रांति लाने का मकसद क्या है? मकसद ये चीज है कि जो भी तेल का बीज जो उत्पन्न होता है उसकी उन्नत बीज है उगाया जाए या नई तकनीकें का जो है उपयोग किया जाए, ताकि तेलों का उत्पादन में वृद्धि हो सके। ठीक है, उर्वरक का अच्छा उपयोग किया जाए, घरेलू मांगों का क्या किया जाए कि पूरा किया जाए, उसके तहत तिलहन बीजों का जो है तिलहन जो होता है वो आत्मनिर्भर हासिल किया जाए। ये सब चीजें जो है ये पीली क्रांति का उद्देश्य था। अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कहता है, ये इसमें कहता है कि कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं है, ये हमें जाना है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों को देख लीजिए, बता दीजिए कि मौलिक अधिकार इसमें से कौन कौन सा नहीं है। देखिए मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि मौलिक संपत्ति का अधिकार जो होता है वो मौलिक अधिकार नहीं होता है। कौन कौन सा मौलिक अधिकार होता है? 7 मौलिक अधिकार होते हैं ना, जैसे समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण का अधिकार हो गया, धार्मिक का अधिकार हो गया, सांस्कृतिक का अधिकार हो गया, शैक्षणिक योग्यता का अधिकार हो गया, उसी तरह से संवैधानिक अधिकार हो गया। ये 7 अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार के रूप में आता है, लेकिन आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि चौरा चौरी कांड जो हुआ था वो कब हुआ था, ये हमें जानना है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों को देखिए, बता दीजिए कि चौरा चौरी कांड जो है वो कब हुआ था, ये जानना है। और चौरा चौरी कांड कहां हुआ था ये भी जान लीजिए। तो पहले तो ये जान लीजिए कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था दोस्त? 5 फरवरी 2000 कहते हैं 1922 ईस्वी को, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ था। ये थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। इसमें हुआ क्या था? इसमें यह चीजें हुआ था कि जितने भी मतलब कि क्रांतिकारी आदमी थे जो असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे, वो सभी ने क्या किया था कि जो है पुलिस से, उस समय जो है चौरा चौरी जगह है आपको गोरखपुर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वो गोरखपुर जिले में चौरा चौरी एक जगह है, वहां पे तो उस क्या हुआ था कि जब ब्रिटिश जो सैनिक थे उसी से क्या किए थे कि भिड़ गए थे, जितने भी असहयोग आंदोलन करने वाले थे और उसमें भिड़ गए थे। बहुत थाने को भी जला दिया गया था। उसमें कहिए तो एक तरह से जो है जितने भी सिपाही थे ब्रिटिश शासन के, जितने भी थे सैनिक थे, वो 22 सैनिक जो है उसकी मृत्यु हो गई थी उस समय में। और ये चीजें जान लीजिए कि मृत्यु जब हो गई थी तो उसी समय क्या था कि 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया था।
तो महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन चलाए थे तो वो उनका काम क्या था? महात्मा गांधी का कहना यह चीज था कि हिंसा नहीं करना है, अहिंसा के पथ पे चलना है। तो 22 लोगों की जो मृत्यु हो गई थी लोगों की, सैनिकों की, उससे महात्मा गांधी को काफी आहत हुई थी कि भाई हम तो अहिंसा के लेकर के जो है क्या कर रहे हैं कि चल रहे हैं, हिंसा नहीं करने के लिए 22 लोगों की मृत्यु हो गई। इससे उनको काफी आहत हुई थी। इसी वजह से उन्होंने क्या किया था कि असहयोग आंदोलन को वहीं पे ड्रॉप कर दिए थे, रोक दिए थे। ठीक है, इसमें जान लीजिए कि जो पुलिस को मारा गया था, 22 पुलिस कर्मी जो उसमें मर गए थे, तो उसमें क्या हुआ था कि 19 भारतीयों को अरेस्ट कर लिया गया था, 19 से अधिक लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें 19 को जो है फांसी की सजा भी सुना दी गई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चौरा चौरी कांड पूछे जाते हैं, गोरखपुर में है ये। चौरा चौरी आपको स्टेशन भी मिलेगा जब जाइएगा, तो वैसे यूपी वाले तो अच्छी तरह से जानते होंगे। अगला नंबर ये चीज जान लीजिए कि दे दिया कि भारत का जो आर का प्रतीक है, जैसे सिक्के पर देखिएगा आर का प्रतीक चिन्ह जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वो डिजाइन जो है, डिजाइन किसने किया था ये हमें जानना है। ठीक है, तो देखिए आपको बताते हैं करेक्ट आंसर ये थर्ड नंबर। क्या ये डी उदय यानी डॉक्टर उदय कुमार साहब ने क्या किया था कि ये आर का जो है प्रतीक का चिन्ह जो है इन्होंने डिजाइन किया था। कब किया था डिजाइन? 2010 में जो है ये डिजाइन किए थे, 15 जुलाई 2010 की बातें कर रहे हैं। ये उस समय क्या था कि उदय कुमार साहब जो थे, बॉम्बे आईआईटी जो है वहां पे क्या कर रहे थे कि एमटेक कर रहे थे। तो उस समय क्या था कि 2010 की बातें बताते हैं कि रुपए का चिन्ह चेंज होना था। तो उसके लिए क्या हुआ था कि कंपटीशन आयोजित किया गया था कि चलो जो बढ़िया जो है चिन्ह बना करके देगा उसका जो है चिन्ह एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और उसका जो है क्या होगा कि रुपए का जो है साइन जो है छपा जाएगा। ठीक है, ये चीज चेंज होना था। इसमें क्या था कि हजारों लोगों ने जो है ये चिन्ह पे पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से 5 लोगों का क्या हुआ था कि चिन्ह सेलेक्ट हुआ था। उन 5 में से एक अपने ये उदय भाई थे। ठीक है, जिनका ये प्रतीक चिन्ह जो सेलेक्ट किया गया था, इन्हीं का चिन्ह जो अभी रुपए पर आर जो देख रहे हैं ये वाला, वो आर चल रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि अगर देखा जाए तो वो 1969 से लेकर के 74 के आसपास में थी। कितना? 1969 से 74। ठीक है, ये उस समय की जो प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। कौन थे प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी थे। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना के तहत क्या क्या हुआ था, क्या क्या मकसद था, ये जान लीजिए। तो जब ये पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें जो इंदिरा गांधी, ये चीज जान लीजिए कि बैंकों का जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिए थे। आप जानते होइएगा, या कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, इंदिरा गांधी ने करवाई थी। ठीक है, उसमें हरित क्रांति भी जो है क्या थे कि चरम पर थे। हरित क्रांति का भी जोरों शोरों से जो है विकास हुआ था। उसमें जो है अपनी इनकम का जो वृद्धि था, जो इकोनॉमिकल वृद्धि था, उसका भी जो वृद्धि जो 3.3 जो है % तक की जो है वृद्धि की गई थी। ठीक है, तो ये सब चीजें का लक्ष्य था उस समय ये चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कहा दिया है कि किसे जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ये हमें जानना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए लाइट ऑफ एशिया के नाम से जो जाना जाता है वो महात्मा बुद्ध को जाना जाता है, गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि करेक्ट होगा कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसकी उपाधि आकर लाइट ऑफ एशिया किसने दिया होगा, आपको क्या लग रहा है? उस समय राजनेता नहीं थे जो महात्मा बुद्ध को चलो ठीक है लाइट ऑफ एशिया कह देंगे। देखिए आपको बताते हैं कि लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था? एक इतिहासकार थे। कौन थे इतिहासकार? एडविन अर्नोल्ड। एडविन अर्नोल्ड वो एक इतिहासकार थे। उन्होंने ही महात्मा बुद्ध को क्या कहे थे? लाइट ऑफ एशिया कहा था। ठीक है, और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका एक चैप्टर था लाइट ऑफ एशिया। वो किताब प्रकाशित भी हुई थी, लंदन में हुई थी यह प्रकाशित किताब 1879 ईस्वी के आसपास में, 1879 में। ठीक है, लंदन में ये किताबें जो है प्रकाशित हुई थी, खूब चला था ये किताबें। ये किताबें जो है इतनी चली थी कि उस समय जो है कई इसके भाषा में क्या हुआ था कि रूपांतरित किया गया था, कई देशों में इसको चलाया गया था। इसका फायदा ये चीजें हुआ था कि गौतम बुद्ध का जो है प्रचार अन्य देशों में भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया की वजह से। तो ये इतिहासकार ने ही सबसे ये एक तरह से जो है देशों में जो है महात्मा बुद्ध को प्रचार करने का ये। अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय जो है कहता है कि वायसराय कौन थे, ये हमें जानना है। देखिए 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर लॉर्ड कर्जन थे बंगाल के विभाजन के समय में। अब ये थोड़ा सा चीजें जान लीजिए कि आखिर बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ये तो हम देख लिए हैं 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन आखिर क्यों किया गया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया क्यों? इसके कई कारण थे। पहली चीजें तो ये जान लीजिए कि बंगाल को राष्ट्रवाद से
अलग करने का काम किया था, बंगाल को विभाजन कर दिया जाए और राष्ट्रवाद को कमजोर कर दिया जाए, ये ब्रिटिश का ये काम था। दूसरी ये चीजें था, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग जो राजनीतिक में कदम अपना आजमा रहे थे, उनको दूर करना था कि चलो ये लोग जो है पढ़े लिखे लोग आएंगे और राजनीतिक में आकर के क्या करेंगे कि एक तरह से जो है मतलब कि हमें जो है भगाने का काम करेगा, तो इसको क्या करो कि राजनीतिक में आने मत दो, इसलिए बंगाल का विभाजन कर दिया गया। दूसरी ये चीजें हुआ कि राजनीतिक जो भावनाएं थी वो खत्म होना शुरू हो गया। तीसरी ये चीजें मतलब थी कि राष्ट्रवाद की जो गति बढ़ रही थी चरम सीमा पे, वो खत्म हो गया था। लोगों में क्या हुआ था कि फूट डालने वाला काम हो गया था और फूट डालो राज करो वाला नीति आ गया था, ठीक है, बंगाल के विभाजन से। तो ये चीजें हुई थी। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन देती है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, ये हमें जानना है। देखिए गीता नामक रहस्य जो है किसने लिखी थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, ये बाल गंगाधर तिलक साहब ने लिखे थे। ये फर्स्ट नंबर। बाल गंगाधर तिलक साहब ने क्या किया था कि ये गीता रहस्य नामक जो है पुस्तक लिखी थी, ठीक है। अब ये चीजें जान लीजिए कि कहां पे लिखी थी, ये बर्मा के जेल में यानी कि म्यांमार के जेल में जब थे तो इन्होंने गीता नामक रहस्य लिख दी थी। इनको लिखने में जान लीजिए महज 5 महीने के अंदर में इन्होंने गीता रहस्य लिख दिया था। अब इन्हें लिखने के लिए किसी तरह का पेन नहीं था इनके पास में, ये जेल में बैठ करके पेंसिल से ही जान लीजिए कि गीता रहस्य लिख दिए थे, मात्र पेंसिल से 5 महीनों के अंदर में। तो ये बहुत बड़ा जो है मतलब कि योगदान कहिए, ये श्री कृष्ण जो भागवत गीता देखते हैं उसमें लोगों को जो है ये प्रचार करा रहे थे, मतलब समझा रहे थे कि देखिए किस तरह से जो होता है, कृष्ण साहब ने किस तरह, कृष्ण जी ने किस तरह से उपदेश दिए थे, लोगों तक ये पहुंचाना था उनको। अगला देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन देख लीजिए, कह दिया कि 1 डिग्री देशांतरण में कहा था कि सबसे अधिक दूरी जो है वो कहां पर होती है, ये हमें जाना है, ठीक है। देखिए 1 डिग्री देशांतर में सबसे अधिक दूरी कहां होती है, तो ये इक्वेटर पर होती है। इक्वेटर मतलब कि विषुवत रेखा कहिए या इसको भूमध्य रेखा कहिए, दोनों बात बराबर ही होता है, ठीक है। तो इक्वेटर पे, ठीक है, ये थर्ड नंबर। कितना दूरी होती है 1 डिग्री देशांतर पर, कितना डिग्री होती है दूरी होती है, तो ये 111 साढ़े 111 मतलब कि 11 या 112 किलोमीटर का ये उतना दूरी जो है ये देखने के लिए आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये दे दिया है कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, ये हमें जाना है। देखिए चंपारण सत्याग्रह तो आपको पता ही है कि सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन कहिए कि शुरुआत जो अगर किया गया तो वो चंपारण से ही किया गया था 1917 ईस्वी में, ठीक है। वो किसके लिए किया गया था, क्यों किया गया था, क्योंकि वहां पे जो नील की खेती हो रही थी उसके विरुद्ध में सवज्ञा आंदोलन जो है सबसे पहले चंपारण से शुरू किया गया था, नील की खेती के विरुद्ध। नील के खेती विरुद्ध क्यों किया गया था, क्योंकि नील की खेती जिस भूमि पर होती थी ना, उस भूमि की जान लीजिए की उपज खत्म हो जाती थी। एक बार अगर नील की खेती हो गया तो उस पर आप दूसरी फसल नहीं उपजा सकते, वो भूमि बंजर हो जाती थी, उस पर दूसरी फसल नहीं उगती थी। दूसरी चीजें यह थी कि 3 कटिया प्रथा, 3 कटिया प्रथा को भी क्या करना कि समाप्त करना था। तो महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने क्या किया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वहां से शुरू किया था चंपारण से 1917 ईस्वी में, ठीक है। इसके बहुत सारे असर पड़े थे, बहुत सारे गोरे जो लोग थे, अंग्रेज लोग थे वो भाग करके इंग्लैंड चले गए थे, वहां से उनको भागना पड़ा था। बहुतों लोगं को किसान का अपना हक भी मिल गया था। तो ये सब बहुत काम अच्छे किए थे महात्मा गांधी। आप जाइएगा तो गांधी मैदान जो है वहां पे चंपारण में देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। तो अच्छे तरह से है, कभी जाइए बिहार तो घूमिए चंपारण। अगला देख लीजिए जीएसटी, कहता है कि जीएसटी जो है कब लागू हुआ था भारत में, ये हमें जाना है। तो गुड एंड सर्विस टैक्स होता है ये जीएसटी जो होता है सो। तो जीएसटी भारत में जो लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 में हुआ था। 1917 काफी पीछे चल गया, तो 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था, ठीक है। ये आपका सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि 1 जुलाई 2017 में जीएसटी अप्लाई हुआ था। ये क्या होता है कि अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि भारत में क्रमशः जो राज्य है केंद्र शासित प्रदेश है उसकी संख्या कितनी है। तो जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है उसकी अलग अलग संख्या आपको बताना है इसमें। तो राज्य की संख्या बता देना है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बता देना है। तो आपका करेक्ट आंसर बताते हैं ये थर्ड नंबर। 28 गो राज्य, 8 गो जो है केंद्र शासित प्रदेश है। इस सबका डिटेल्स आपको पीडीएफ में देखने के लिए मिल जाएगा, तो पीडीएफ ज्वाइन ले लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे जो आपको टेस्ट में प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर लेते हैं कि आपको ये चीजें बता देते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप अगर टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कहां से दे सकते हैं टेस्ट, या अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप तो चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा डिस्कशन आपको टेस्ट का यहीं पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं नहीं करते हैं कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप वीडियो कम से कम बने रहिएगा या यहां से पीडीएफ क्या कीजिएगा कलेक्ट करते रहिएगा, ताकि आप पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा तो एग्जाम तक के जो है आपका बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले होंगे, ठीक है।
तो उसी से सारे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा और टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के पीडीएफ ले लीजिएगा। चलिए अब ये चीजें आपको बताते हैं कि आप टेस्ट कहां से दे सकते हैं। देखिए टेस्ट देने के लिए ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ईआरसीबी सर के नाम से ये आपका टेस्ट है, ठीक है। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहीं पे आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, जीके जीएस के लिए टेस्ट चलता है डेली, तो इसी पे ज्वाइन हो जाइए, जाकर के टेस्ट लगा दीजिएगा, ठीक है। यहीं से आपको टेस्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जाइए फटाफट और जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग पहले से चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं दोस्त, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चलिए हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन मिलेंगे आपके एक नए टेस्ट सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।